में डिस्कशन पे गया है और एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हो गई है। हालांकि कुछ एक्टिविटी और बची हैं, तो मुझे लग रहा है एक्टिविटी अब तो बंद ही करवा के थोड़ी थ्योरी बता दी जाए, पर ऐसा संभव नहीं है। लगातार थ्योरी प्यासी सर का मुंह बिल्कुल उतर गया, भिंडी टाइप वैसा हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है। पर फिर भी थोड़ी बहुत हम एक्टिविटी बीच बीच में डालने का प्रयास करेंगे और रहेगी, पर चर्चा भी हम करेंगे जिसमें ज्यादा मैं बोलूंगा, थोड़ा कम आपसे बुलवाऊंगा। दिखाने का काम आज ज्यादा रहेगा। एक चक्कर आपको पहले लगवा देते हैं हम 2 फोटोज की, जिसमें एक मेरी फोटो है और एक शिवाजी की फोटो है। यहां से एक बार घुमाइएगा, आप लोगों ने तो देखी होगी, एक बार देखिए, जल्दी जल्दी दिखाइए प्लीज, ज्यादा समय मत दीजिएगा, बस एक बार दिखाते चलिए। जिस बच्चे ने बनाया है हरिशंकर, दोनों में हरिशंकर है क्या? हरिशंकर पटेल, क्या ये पढ़ने में अच्छा होगा? हाँ या ना? जरूरी नहीं है। और एक मानसिकता बताइए, क्या ऐसा लगता है कि ये पढ़ने में अच्छा होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इमोशनली बैलेंस हो गए हैं आप, है ना? कोई एक पूर्वाग्रह अपने मन में लेके नहीं चल रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि आप अपने घर तक भी ये लेके चलिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पढ़ने में भी अच्छा लड़का है और ड्राइंग में भी बड़ा अच्छा है, आदर करता है, सम्मान करता है, संस्कृति भी उसके अंदर भरपूर है, हर चीज में आगे। किसी ऐसे बच्चे को केवल और केवल हम पढ़ाई के नीचे दबाकर उसकी सारी प्रतिभाओं को यदि रोक दें, तो क्या उसके साथ ये न्याय होगा? बहुत बड़ा अन्याय है। आज के समय में यही हो रहा है। बाकी जितनी भी दूसरी प्रतिभाएं हैं हम उन्हें रोक देते हैं, इस कारण से कि हमारी ये सोच है कि पैसे कमा के केवल आपको आपकी पढ़ाई दे सकती है। 11वीं 12वीं चला गया इस बार, अब 12वीं में साइंस का है। कलात्मक भी देखिए, साइंस का होके भी कला है इसके अंदर। तो ऐसी कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के अंदर होती हैं और वो प्रतिभा होती है, जिसके बलबूते पर हेलो हाथ ऊपर करके हेलो हेलो, पापा से यही चाय आ रही है, कॉफी आ रही है आज। आधा पैसा कई ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो आपके भी विद्यालय में होंगी, उनको बस हमें खोजना है। किसी भी एक इंसान के ऊपर ये दबाव नहीं कर देना है कि उसी के दम पे वो प्रतिभाएं बाहर आएंगी, उसकी अनुपस्थिति में भी वो प्रतिभाएं बाहर आ सकती हैं। यही हमारा शुरुआत का आज का टॉपिक है, जिसको हम थोड़ा थ्योरेटिकली भी लेंगे और आपस में चर्चा के माध्यम से भी ज्यादा लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको पता है वोकेशन क्या होता है। सबके स्कूलों में वोकेशनल की क्लासेस चल रही होंगी, अलग अलग ट्रेड होंगे, सबके क्लास स्कूल्स में होंगे, सबके में है वोकेशनल की टीचर्स लगे होंगे आपके यहाँ। जिनके यहाँ नहीं है वो हाथ ऊपर करें। आपके यहाँ वोकेशनल टीचर्स नहीं है? अभी इस साल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे जिनके यहाँ नहीं है उनके यहाँ भी आने वाला है, और वो बहुत अच्छे ट्रेड्स है, उन पर फोकस कीजिएगा। क्योंकि कई बार की हमारी मानसिकता बन जाती है कि ऐसे ट्रेड आते हैं। मैं आपको एक नाम बताता हूँ उदाहरण के रूप में। वोकेशनल टीचिंग में एक बहुत अच्छा ट्रेड है प्लम्बर का, प्लम्बर जो नल ठीक करता है। हमें सुनने में बड़ा आश्चर्य लगेगा कि क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, ये नल ठीक करना सिखा रहे हैं। पर आज की परिस्थिति ऐसी है कि अगर आप बाहर ढूंढने जाएंगे तो पानी सुधारने वाला कोई नहीं मिलता आपको। सब मालिक बनने के पीछे पड़े हैं, सर्विसेज देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी ही एब्सेंस का, लोगों के पास सर्विस नहीं है, उससे एक बिजनेस बना के और करोड़ों रुपए कमा ले रहे हैं। आजकल एक बड़ा अच्छा ऐप आया है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पर वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सफाई वाली खासकर। अभी जबलपुर में चालू हुआ है, कटनी में नहीं हुआ है, मैं लोकल वाली बात कर रहा हूँ। बड़े स्तर पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो ऐसे एप्स बहुत सारे आ गए हैं कि आपको अगर घर की सफाई करवानी है, वहां सब लोग काम करते हैं, घर में साफ कौन करेगा? महिला भी काम कर रही है, पुरुष भी काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, एक हायर करते हैं, एक ऐप बनाया गया है जिसमें सारी सर्विसेज उन्होंने डाल दी है। प्लम्बिंग है, एसी ठीक करना है, साफ सफाई है, टंकी सफाई, पानी से रिलेटेड कोई भी काम हो, बिजली से रिलेटेड कोई भी काम हो, सब एक क्लिक में है। जिन लोगों को वो वाली फील्ड आती है, चाहे वो एसी वाली सर्विस हो, वो भी यहाँ रजिस्टर होते हैं। जिनको वो सर्विस चाहिए होती है वो भी वहां रजिस्टर होते हैं, और इससे एक पूरा इकोनॉमी मेंटेन होती है। अगर आप एक ही किस्म के इंसान पैदा करने लगेंगे, प्रोड्यूस करने लगेंगे, आपके स्कूल से केवल सर्विस उपभोक्ता ही जाने लगेंगे, तो सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे ही नहीं। इसीलिए ऐसे ट्रेड्स होना स्कूल के लिए जरूरी है। सबको सरकारी नौकरी आप लोगों की तरह नहीं मिल सकती, इतनी सीट्स ही नहीं है।
सबको गवर्नमेंट कॉलेजेस इंजीनियरिंग के सब आईआईटी नहीं निकाल सकते, सब जेईई नहीं निकाल सकते, नीट नहीं निकाल सकते। निकालने की प्रतिभा भी होगी, पर हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस बहुत कम हैं कि उनको बहुत ही क्रीम हमें चाहिए होगी उस समय के लिए। तो नीचे के लोग क्या प्रतिभावान कम थे? मैं स्वयं से बताता हूँ, जो हमारे यहाँ जब मेरा एग्जाम हो रहा था, तो जब चयन परीक्षा थी हमारी, उस समय पे जब एग्जाम देने हम लोग भोपाल गए, तो मेरे साथ जो बैठे हुए थे वो मुझसे बहुत ज्यादा बड़े थे। अगर उनका नहीं हुआ तो क्या ये मैं मान लूं कि उनसे कुछ नहीं आता? उनसे आता है, उनसे आता है। पर आज के समय में किस चीज की आवश्यकता है वो हमें पता है। उनको एक्सपीरियंस बहुत सारा है, इतना सारा है कि हम उनके सामने बहुत छोटे हैं, पर आज की नीड उनको ज्यादा पता होती है। इसीलिए आज की नीड को आपको अवगत कराना ये इस प्रशिक्षण की जिम्मेदारी है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा देखते हैं, आगे देखते हैं। मैं ये ना होता तो क्या होता? आपके पास अभी अच्छी बढ़िया नौकरी, कई लोगों ने रिटायरमेंट के प्लान भी सोच लिए होंगे कि क्या करेंगे, आराम करेंगे, या पर कई ऐसे होते हैं जिनको केवल रिटायरमेंट के बाद आराम नहीं करना होता। बहुत सारी ऐसी उनकी प्रतिभाएं छुपी हुई होती हैं जिनका वो अब सदुपयोग करने के लिए आगे आते हैं। अगर आप इमेजिन कीजिए कि आप शिक्षक नहीं हैं, तो आप क्या होते? आपके अंदर ऐसी क्या कला होती जिससे आप अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे होते? 4-5 सवाल लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। जो इच्छुक है वो हाथ ऊपर करके उत्तर दे सकते हैं। जी मैडम। रेडियो में न्यूज रीडर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मैडम, तालियां एक बार प्लीज। हम चाहेंगे मैडम कि इसका इस्तेमाल आप बच्चों, आपके अंदर प्रतिभा भी होगी, आपके अंदर लगन भी होगी और इच्छा भी है, उसको बच्चों तक पहुंचाइए। स्कूल में डिबेट करवा के, स्कूल में स्पीचेस दिलवा के, उनको तैयार करके। हम जब भी क्या करते हैं, मंच संचालन की बात आती है किसी भी प्रोग्राम में, सर को दे दो, सर बड़ा अच्छा करते हैं, मैडम को दे दो, मैडम से अच्छा कोई नहीं संभाल सकता। आप एक बार बच्चों को थोड़ा ट्राई करवाइए साइड में, मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम, हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं रहते हैं जो खाना पूर्ति वाले होते हैं, जिनको आप केवल फोटो खींच के साइड कर देते हैं। उसमें बच्चों को इंप्लीमेंट कीजिए ना, बच्चों को सामने दीजिए, स्टेज दीजिए उनको कि बेटा तुम मंच संचालन करो। केवल ये नहीं करना है कि मंच संचालन कर देना, उनके पीछे खड़े होकर उनको बताना है कि औपचारिकताएं क्या होती हैं, उसके बाद पूरा फॉर्मेट क्या होता है प्रोग्राम का। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार वो सीखेंगे, 5 बार सीखेंगे। कुछ नहीं अपने स्वार्थ के लिए कीजिए। अगली बार हो सकता है बड़े प्रोग्रामों में आपको ना बुलाया जाए, उनको बच्चों को सामने रख दिया जाए। कितने प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े जिसमें प्रधानमंत्री जी चीफ गेस्ट बन के जाते हैं और उसका संचालन 2 छोटे बच्चे कर रहे होते हैं। बहुत बड़ी चीज है इस चीज की। ये प्रतिभाएं केवल शिक्षकों में या पढ़े लिखों में नहीं है, ये छात्रों में भी है। बस उन्हीं प्रतिभाओं को हमें आगे लाना है। एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे वही वाला मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला, कि बच्चे के अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंस होती है जब वो पैदा होता है। हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला बीएड में हम लोगों ने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। बहुत सारे ऐसी इंटेलिजेंस होती है जो बच्चों के अंदर होती है। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल होता है जब हम एक दूसरे की बात कर रहे होते हैं। इंटरपर्सनल होता है जब हम अपने ही मस्तिष्क की बात कर रहे होते हैं। इंट्रापर्सनल जब एक दूसरे से, जब हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो इंटरपर्सनल में आ जाता है। इंट्रापर्सनल की आपकी स्वयं की सोचने की क्षमता कैसी है, हमको ये दूसरे से बात करने की भी क्षमता बच्चों के अंदर डालनी है और स्वयं से बात करने की भी प्रशिक्षण उन्हें देना, क्योंकि वही है आने वाले भविष्य। इंटरपर्सनल रिलेशंस और इंट्रापर्सनल INTRA। तो मैं ये ना होता तो क्या होता? कोई और है? मुझे शुरुआत से ही 10th में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारे यहाँ एक गेस्ट टीचर आए थे DAV में, वो आर्ट्स के थे। तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं था, हम लोग को दिया भी नहीं जाता था, बोर्ड क्लास में ये अलाउड ही नहीं था कि आप लोग पेंटिंग करोगे, आप लोग गेम्स खेलोगे। पर हमारी और सर की इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, तो सर की प्रतिभाएं मुझे और पता चली। वो आए थे पेंटिंग सिखाने के लिए, सिखाते थे पेंटिंग केवल, पर उनके अंदर एक प्रतिभा थी, वो बैम्बू आर्ट बहुत बड़ा अच्छा बनाते थे। छोटी छोटी जो नाव होती हैं वो बहुत अच्छा शानदार बनाते थे। मुझे तब पता नहीं था कि ये प्रतिभा कैसी होती है, क्या होती है, क्या वो कमा के दे भी सकती है। मैं उसे, पर मेरी इच्छा थी कि यार ये वाली चीज मुझे सीखनी चाहिए, मुझे अच्छी लग रही है। तो मैं कहीं जाके
हमारे ऑर्डर्स फैक्ट्री में बहुत सारा पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, और वहां से एक बांस चुरा के लाया, जिस पर मुझे हो सकता है डंडा पड़ जाता, जल्दी से भागा था मैं वहां से एक बांस लाया, चाकू लाया, आरी लाया, सर के पास गया, सर मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाई, हर संडे जाके थोड़ा थोड़ा सीखता था। बोर्ड परीक्षाएं हैं ये भी, और उसमें थोड़ा बहुत सीखा मैंने। एक छोटी सी नाव बनाई, वो इतनी अच्छी नहीं बनी, जब पहली बार कोई बनाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका खड़ा हो, मटका हो, नाव हो, वो टूटी फूटी बनती है। पर जो दूसरी नाव बनी वो एकदम फिनिशिंग के साथ बनी। सर ने बोला कि ये मेरी गुरु दक्षिणा, ये मुझे दे दे। मैंने ठीक है सर, ये ले लीजिए। पर वो ज्ञान जो है जिससे मैंने जैसे वो नाव बनाई, वो मेरे पास अभी भी। जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तब मुझे ये थोड़ा इच्छा हुई जानने की कि अगर ये नाव में बेचता तो कितने में जाती। और जब अपन ये मुंगेरी लाल के सपने बनाते हैं तो हम सबसे हाईएस्ट वाली प्राइस ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा जाके मैं इसे बेचूं कि इसकी कीमत मुझे मिल जाए। मैंने सर्च किया, वो छोटी सी नाव, पायरेट्स की बहुत बड़ी बड़ी नावें होती हैं, बहुत बारीकी का काम होता है उसमें, अगर वो अच्छे से बनाई जाए, साल 2 साल लगा के बनाई जाए, तो आप समझिए वो 20 से 30 लाख रुपए तक आपको एक प्रोडक्ट का दे सकती है। आर्टिस्टिक चीज है वो। जब भी आप लोग जानते होंगे कि कोई भी एक तस्वीर अगर बहुत अच्छी बना दी गई है तो खरीदार उसे खरीदने के लिए कोई भी बोली लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कला की प्रतिभा होती है कि वो अनमोल होती है। जो कलाकार बोल देता है वो उसकी कीमत हो जाती है। ये कलाकार के अंदर होता है। तो मैंने जब ये सर्च किया तो मुझे पता चला ये 20 लाख तक की जा सकती है। मैंने सोचा कि ये मुझे थोड़ा बहुत चालू करना चाहिए। पर उसके बाद सामाजिक दबाव, ग्रेजुएशन हो चुकी थी, बोला जा रहा था कि नौकरी ढूंढो, नौकरी नहीं मिली तो छोकरी नहीं मिलेगी, तो पीछे पड़ गए हम सरकारी नौकरी के, और अब आ गए। पर अभी भी वो बाड़ेगिरी मेरे अंदर है और मैं प्रयासरत हूं कि उसको अपने स्कूल में कैसे ला दूं। अभी तो पेड़ पौधे ला दिया हूं, धीरे से मैं सोच रहा हूं कि उसको अपने सब्जेक्ट में भी इंक्लूड करूं, वो बाड़ेगिरी को, क्योंकि ज्योग्राफी है, जब तक आप उसको 3D में नहीं समझाएंगे, बच्चों के मस्तिष्क में आप इमेजिनेशन बनाने में असमर्थ हैं। उसको 3D बना के उनको समझाना पड़ेगा। तो लकड़ी से अच्छा और क्या इस्तेमाल हो सकता है? बाड़ेगिरी से मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सारे हैं ऐसे। तो बच्चों को ऐसी प्रतिभाएं अपने अंदर विकसित करने के लिए एक शिक्षक जिम्मेदार था। ये कहानी से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं कहीं सीखने नहीं गया, मेरे अंदर इच्छा थी, बस मुझे कोई एक इंसान चाहिए था जिसने मुझे कहा भी नहीं कि आज तुझे मैं सिखाता हूँ। मैं उसके पास गया क्योंकि मुझे भी लगन थी। आपको भी ऐसे ही बच्चों को तलाशना है जिनके अंदर कुछ प्रतिभाएं हैं और अपना योगदान दे देना है। केवल ये वोकेशन नहीं, हमारी पिछली बात भी एक छूट गई थी, वो किन्नर वाली, उसमें भी एक शिक्षक जिम्मेदार था। हमारे जो पीटीआई सर थे वो उन्होंने एक क्लास ली थी हमारी, और उसमें उन्होंने हमें इतना भाव विभोर कर दिया था कि जिस किन्नरों को देख के तुम लोग हंस रहे हो, वो किन्नर जब अपने घर जाते हैं तो अपना पूरा पैसा अपनी गुरु को देते हैं। वहां एक सिस्टम चलता है किन्नरों का, जिनकी गुरु होती है और अनाथ बच्चे होते हैं जो यही किन्नर होते हैं, और वो पूरा एक सिस्टम बना हुआ रहता है। शिष्य ही जो है वो पालते हैं अपनी गुरु को, और गुरु परंपरा का संचालन वो शिष्य और गुरु दोनों मिलकर करते हैं। वो समाज एक ऐसा समाज है जिसे आम समाज ने पूरा बहिष्कृत कर रखा है। अभी हम दूसरा दलितों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, ये बहिष्कार बहुत छोटा बहिष्कार है उसके सामने। जब आप उनको कोई भी काम करने के लिए बाध्य करते हो, आपने उन्हें भीख मांगने के लिए बाध्य किया है, और कोई काम देना आपके बस में नहीं है। इक्का दुक्का अगर एग्जांपल छोड़ दिया जाए, जैसे मैडम बता रही थी कि वहां काम करने के लिए दिया जाता है, कई ऐसे और भी प्रोजेक्ट हैं जो दिव्यांगों को भी दिए जाते हैं, महिलाओं के लिए केवल होते हैं, परंतु किन्नरों के लिए आज तक ऑफिशियली कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जहां उन्हें कोई नौकरी दी जा सके और वो सम्मानीय जीवन अपना जी सके। वो भाव विभोर करने वाली क्लास आज तक मेरे मन में मेरे शिक्षक द्वारा जीवित है। जब भी मैं आज के समय में किन्नरों को देखता हूं तो मेरे अंदर उनके प्रति करुणा पैदा हो जाती है, और जो पैसे मुझे ऐसे खिन्न होकर देना पड़ता था पहले के समय में, जब मेरे अंदर दिमाग नहीं था, वो मैं खुशी खुशी देता हूँ। ऐसा नहीं था कि जब अभी मैं कमाने लगा हूँ तब दे रहा हूँ। हमारे पास छोटे बच्चों के अंदर जो भाव आता है, मैं ही बताता हूँ आपको। जब हम लोग घर से निकलते हैं तब माँ बाप हमें 20 रुपए देते हैं कि बेटा कुछ खा लेना। हमारे पास और कोई आय का स्रोत नहीं होता, पर वो 20 रुपए का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हमारी संस्कृति डिसाइड करती है।
क्या हम उसे पिज्जा खाएंगे, क्या हम उसे दान देंगे, किस उद्देश्य से दान देंगे, किसको दान देंगे, वो निर्भर करता है आपकी मानसिकता और आपकी सोच पर। तो जब मेरे पास ऐसा कुछ मौका आता था तो मैं उसी 20 रुपए में से निकाल के 10 रुपए उनको दे दिया करता था। इस बात से संतुष्टि मुझे मिलती थी कि मैंने उनके लिए कुछ किया, और ये भाव आता था उसका आधा घंटे बाद तक मैं ये सोचता रहता था कि जब मेरे पास कुछ होगा तब मैं इनकी सहायता कैसे कर पाऊंगा। वो अभी भी सोच मेरी आज भी जीवित है और मैं उसी प्रयास में हूँ भी। जब भी मुझे मौका मिलेगा और कुछ करने का तो मैं स्वीकार करता हूँ उसे कुछ करूंगा। तो ये हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए थे, वापस आते हैं कुछ एक ऐसे वोकेशन पे जो आपको जीविका दिलवा सकता है। और ये बहुत ज्यादा कमाते भी कौन